महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने कहा था, इंजीनियरिंग सिर्फ जानने और सक्षम होने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। और ये बात आज भारत के बुनियादी ढांचे की जो स्थिति है उस पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक तरफ तो देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क हमारे पास है, बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं, हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं। हाँ, उपलब्धियां काफी हैं। लेकिन दूसरी तरफ, जैसे अभी वडोदरा में वो महिसागर नदी पुल गिरा, ये घटनाएं बहुत गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। सही बात है। और ये सिर्फ वडोदरा की घटना नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक पैटर्न सा दिखता है जो वाकई चिंताजनक है। हाँ बिल्कुल। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा। खासकर जो यूपीएससी उम्मीदवार हैं, उनके लिए ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। और आम नागरिकों के लिए भी जानकारी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि जैसे द हिंदू जैसे प्रकाशनों में भी इस पर जो बातें उठी हैं उन पहलुओं को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा तस्वीर से। उपलब्धियों की बात पहले करें। हाँ, क्यों नहीं। उपलब्धियां तो देखिए प्रभावशाली हैं। जैसे आपने कहा, 2024 तक हमारा नेशनल हाईवे नेटवर्क करीब 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। हाँ, अमेरिका के बाद। फिर पहली बुलेट ट्रेन परियोजना उम्मीद है 2026 तक पूरी हो जाएगी। सिविल एविएशन में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू बाजार बन गए हैं। और हवाई अड्डे, वो भी 2014 में 74 थे, अब 2024 में 157 हो गए हैं। काफी तेजी से बढ़े हैं। और मेट्रो को भी नहीं भूलना चाहिए। 21 शहरों में करीब 945 किलोमीटर का ऑपरेशनल नेटवर्क है। ये आंकड़े तो वाकई विकास की तेज रफ्तार दिखाते हैं, लेकिन इसी चमकती तस्वीर के पीछे ये जो पुल गिरने वाली घटनाएं हैं, ये एक बहुत ही स्याह पहलू सामने लाती हैं। महिसागर तो हालिया है, पर उससे पहले 2022 में गुजरात का मोरबी हादसा याद है? हाँ, 135 जाने गई थी उसमें, बहुत दुखद था। और महाराष्ट्र में उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद कल्याणशील रोड पर पालवा पुल बंद करना पड़ा। असम में हारंग पुल ढह गया। बिहार में तो 2024 में सिर्फ 20 दिनों में 12 पुल गिर गए। हाँ, बिहार वाली खबरें तो बहुत परेशान करने वाली थी। ये लिस्ट तो चौंकाती है। सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इतनी उपलब्धियों के बीच ये विफलताएं क्यों? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजह हैं जो मिलकर काम कर रही हैं। एक जो बार बार सामने आती है वो है भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक रसूख वाली फर्में क्वालिटी से समझौता कर लेती हैं मुनाफे के चक्कर में। अच्छा। बिहार में तो घोष प्रोजेक्ट्स की बात भी सामने आई है। मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर हैं, जमीन पर कुछ नहीं। और फंड का गलत इस्तेमाल, ये सब दिखाता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार कितना गहरा है। यानी कि नींव ही कमजोर डाली जा रही है कई मामलों में। और बनने के बाद क्या रखरखाव, मतलब मेंटेनेंस में भी लापरवाही होती है? हाँ बिल्कुल, रखरखाव की उपेक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ओवरलोडिंग भी। मोरबी का पुल या पुणे के पास इंद्रायणी नदी का पुल, ये पुराने ढांचे थे, इनके रखरखाव में भारी लापरवाही सामने आई। अच्छा। असम के हरंग पुल के मामले में तो ओवरलोडिंग मुख्य वजह थी, भारी वाहन गुजर रहे थे शायद। और डिजाइन वगैरह में भी दिक्कतें होती हैं, इंजीनियरिंग लेवल पर। हाँ, वो भी है। इंजीनियरिंग और डिजाइन में खामियां भी पाई गई हैं। जैसे भोपाल का वो ऐशबाग रेल ओवरब्रिज, उसका 90 डिग्री का मोड़ काफी खतरनाक बताया गया। मतलब विशेषज्ञों की निगरानी और तकनीकी समीक्षा की कमी होती है तो ये संरचनात्मक कमजोरियां नजरअंदाज हो जाती हैं। ये तो हुई क्वालिटी और मेंटेनेंस की बात। लेकिन जब कोई चूक होती है, कोई हादसा होता है, जैसे मोरबी या महिसागर में, तो जवाबदेही का क्या? क्या जिम्मेदारी तय होती है? किसी पर कार्रवाई होती है? ये एक और बहुत गंभीर मुद्दा है, जवाबदेही की कमी। अक्सर हादसे होने के बाद भी अधिकारियों या ठेकेदारों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिखती। सुरक्षा नियम ढीले हैं, ऑडिट्स ठीक से नहीं होते, तो असुरक्षित ढांचे भी इस्तेमाल में बने रहते हैं। इसके अलावा देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर भी है। बाढ़, मिट्टी का कटाव, ये सब मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा रहे हैं। और अनियोजित शहरीकरण भी एक फैक्टर है। और कभी-कभी राजनीतिक दबाव में अधूरे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी हो जाता है शायद। हाँ, ये भी होता है। जल्दबाजी में उद्घाटन करने से क्वालिटी पर असर पड़ता है। तो सरकार क्या कुछ कर रही है इन चुनौतियों से निपटने के लिए? हमने पीएम गति शक्ति, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान जैसी बड़ी योजनाओं के बारे में सुना है। हाँ, सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहले तो शुरू की हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे पीएम गति शक्ति योजना, इसका लक्ष्य है कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में बेहतर तालमेल हो
प्लानिंग इंटीग्रेटेड हो। अच्छा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP के तहत भारी निवेश की योजना है। भारतमाला सड़कों के लिए है, सागरमाला बंदरगाहों के विकास के लिए और उड़ान योजना छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ रही है। तो योजनाएं तो हैं। हाँ, योजनाएं हैं, लेकिन बात वही है कि इनकी सफलता सिर्फ घोषणाओं में नहीं है। इनका असरदार तरीके से लागू होना, क्वालिटी कंट्रोल और सबसे जरूरी रखरखाव पर ध्यान देना, ये सब बहुत जरूरी है। तो फिर समाधान क्या हो सकता है? कैसे ये जो विरोधाभासे से कम किया जाए, विकास सुरक्षित कैसे हो? सबसे पहली और जरूरी चीज है सख्त गुणवत्ता नियंत्रण। कंस्ट्रक्शन के हर स्टेज पर इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हों, शायद IIT जैसे संस्थानों द्वारा। थर्ड पार्टी ऑडिट्स। हाँ, और जो फर्में घटिया काम करें उन पर सख्त कार्रवाई हो, जरूरत पड़े तो लाइफ टाइम बैन भी लगे। फंड की हेराफेरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ब्लॉकचेन। इससे पारदर्शिता आएगी। अच्छा, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो? हाँ, हमें उन्नत इंजीनियरिंग और सामग्री अपनाने की जरूरत है, जैसे जापान में भूकंपरोधी डिजाइन होते हैं, या फिर बाढ़ वाले इलाकों के लिए फाइबर प्रबलित पॉलीमर जैसी नई सामग्री का इस्तेमाल। AI और IoT सेंसर ये पुलों जैसे महत्वपूर्ण ढांचों की सेहत की रियल टाइम में निगरानी कर सकते हैं। पता चल सकता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। और रखरखाव, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया, उसको कैसे सुधारा जाए? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ बनाने के जुनून से आगे बढ़कर संभालने यानी रखरखाव को प्राथमिकता देनी होगी। एक डेडिकेटेड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम BMS अपनाना चाहिए। ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम? हाँ, जो पुलों की स्थिति का रिकॉर्ड रखे, कब मरम्मत होनी है, ये सब ट्रैक करें। कुल कैपिटल खर्च का एक निश्चित हिस्सा रखरखाव के लिए अलग रखना चाहिए, और राज्यों को भी अपनी स्ट्रक्चर्ड मेंटेनेंस नीतियां बनानी होंगी। जैसे बिहार की कोई नीति आने वाली है शायद। हाँ, बिहार 2025 में एक नीति लाने की बात कर रहा है, जिसमें IIT ऑडिट और सेंसर आधारित निगरानी शामिल है। ये एक अच्छा कदम हो सकता है। PM गति शक्ति के तहत जो GIS आधारित नेशनल मास्टर प्लान बन रहा है और AI का उपयोग, ये सब बेहतर योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। और पैसा कहाँ से आएगा इन सब के लिए? देखिए, सरकारी खर्च तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ निजी सरकारी साझेदारी यानी PPP मॉडल को भी देखना होगा। नगर निगम बॉन्ड जारी कर सकते हैं, जिन्हें म्युनिसिपल बॉन्ड कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनवाइट्स एक और जरिया है, और आजकल ग्रीन बॉन्ड भी हैं जो पर्यावरण के लिहाज से अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। तो मतलब कई रास्ते हैं फाइनेंसिंग के भी। फाइनेंसिंग के मॉडल को भी विविध बनाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि भारत का बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तेज विस्तार है जो सराहनीय है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो चिंताजनक विफलताएं हैं, ये दिखाती हैं कि सिर्फ रफ्तार ही काफी नहीं है। बिल्कुल। विकास की गति के साथ साथ गुणवत्ता, रखरखाव की एक संस्कृति बनाना और पारदर्शिता लाना, ये सब साथ साथ चलना चाहिए। और यहाँ एक गहरा सवाल भी उठता है, क्या भारत अब सिर्फ नई परियोजनाओं के निर्माण पर ही सारा ध्यान केंद्रित करेगा, या फिर जो मौजूदा बुनियादी ढांचा है उसके रखरखाव, उसकी मजबूती और भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से उसे ढालने को भी उतनी ही या शायद उससे भी ज़्यादा प्राथमिकता देगा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि ये केवल सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये एक तरह से समावेशी और सतत विकास की नींव रखने का भी सवाल है। संभावनाओं पर अगर श्रोताओं को ये जानकारी पूर्ण चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हो तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें, हमें जानकर खुशी होगी।